रात के 11:40 बेंगलोर के एक पीजी के छोटे से कमरे में एक लड़का अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। नाम है अर्जुन। उम्र सिर्फ 24 साल। एक अच्छी आईटी कंपनी में जॉब है। हर महीने अच्छी खासी सैलरी अकाउंट में आती है। इंस्टाग्राम पर उसकी फोटोज देखकर लोग कहते हैं, यार तेरी तो लाइफ सेट है। लेकिन अर्जुन की छत को घूरती आंखों में एक सवाल घूम रहा है जो उसे हर रात सोने नहीं देता। मैं ये सब कर तो रहा हूं, लेकिन क्यों? क्या आपको भी कभी यह सवाल आया है? रात को अचानक, बिना किसी वजह के, सीने में वो अजीब सी जकड़न, वो खालीपन, जहां सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं लगता। अगर हां, तो आज का ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है। ये एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो बताती है कि अगर आपने अभी आज इसी वक्त अपनी जिंदगी की दिशा नहीं समझी, तो अर्जुन की तरह आप भी एक ऐसी रेस में फंस जाओगे जहां आप जीत तो रहे होंगे, लेकिन खुश नहीं रहोगे। और सबसे डरावनी बात, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी अपनी जिंदगी आपके हाथ से फिसल गई। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि इसी वीडियो के आखिर में मैं आपको वो एक सीक्रेट भी बताऊंगी जिसने अर्जुन की पूरी जिंदगी बदल दी, और शायद वो सीक्रेट आपकी भी बदल दे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपको पूरी तरह हिला देगा। चलिए शुरू करते हैं। जापान के एक छोटे से आइलैंड का नाम है ओकिनावा। इसे दुनिया भर में ब्लू जोन कहा जाता है, यानी वो जगह जहां के लोग धरती पर सबसे ज्यादा उम्र तक जीते हैं। यहां के बुजुर्ग 90, 100, यहां तक कि 110 साल तक जीते हैं, और वो भी हेल्दी, हैप्पी, बिना डिप्रेशन, बिना बर्नआउट के। ना कोई 5 स्टार हॉस्पिटल, ना कोई महंगा जिम मेंबरशिप, फिर भी इतनी लंबी और शांत जिंदगी। दो राइटर्स, हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस, इस राज को जानने के लिए खुद जापान गए। गांव गांव घूमे, बुजुर्गों के घरों में चाय पी, उनके साथ बैठकर घंटों बातें की, और वहां उन्होंने हर बुजुर्ग से एक ही सवाल पूछा, आपकी इकिगाई क्या है? यानी आप सुबह बिस्तर से उठने की वजह क्या है? और उनके जवाबों ने इस पूरी किताब को जन्म दिया, जिसका नाम है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। अब यहीं पर जरा एक पल के लिए रुकिए, खुद से यही सवाल पूछिए, आपकी इकिगाई क्या है? अगर आपके दिमाग में एक सेकंड के लिए भी सन्नाटा आ गया, कोई जवाब नहीं आया, तो परेशान मत होइए। अर्जुन के दिमाग में भी यही सन्नाटा था, और शायद यही वजह है कि उसकी सक्सेसफुल दिखने वाली लाइफ अंदर से इतनी खोखली महसूस होती थी। तो चलिए समझते हैं, आखिर ये इकिगाई है क्या चीज? इकिगाई दो जापानी शब्दों से मिलकर बना है। इकी मतलब लाइफ और गाई मतलब वैल्यू, यानी सीधे शब्दों में वो वजह जिसके लिए जीना वर्थ इट लगे। किताब में इसे एक डायग्राम की तरह समझाया गया है। 4 सर्कल्स का एक डायग्राम जो एक दूसरे में ओवरलैप होते हैं। पहला सर्कल जो आपको पसंद है, दूसरा सर्कल जिसमें आप अच्छे हो, तीसरा सर्कल जिसकी दुनिया को जरूरत है, चौथा सर्कल जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। और जहां ये चारों सर्कल्स आपस में मिलते हैं, ठीक बीच में, वहीं छुपी है आपकी इकिगाई। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। अगर आपको सिर्फ वो चीज मिल जाए जो आपको पसंद है और जिसमें आप अच्छे भी हो, लेकिन दुनिया को उसकी जरूरत नहीं, तो वो सिर्फ एक पैशन है, इकिगाई नहीं। और अगर आपको वो मिल जाए जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिसके पैसे भी मिलते हैं, लेकिन आपको वो करना पसंद ही नहीं, तो वो सिर्फ एक जॉब है, महज एक जिम्मेदारी, इकिगाई नहीं। अर्जुन के साथ भी यही हुआ था। उसकी जॉब उसे पैसे तो दे रही थी, दुनिया को उसकी स्किल्स की जरूरत भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद से पूछना भूल गया था, क्या मुझे ये सच में पसंद है? अब आप सोच रहे होंगे, यार ये तो थ्योरी हो गई, प्रैक्टिकल में तो मुझे बस अपनी ईएमआई भरनी है, पेरेंट्स को खुश रखना है और सोसाइटी के सामने कुछ बनकर दिखाना है। सच कहूं, यही सोच है जो हमें फंसाती है। हम इतने बिजी हो जाते हैं दूसरों को इंप्रेस करने में कि खुद से मिलना भूल जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन भूल गया था। और यहां एक बात साफ कर देना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस डायग्राम को गलत समझ लेते हैं।
असली जापानी कल्चर में इकिगाई का मतलब कोई बड़ा करियर गोल नहीं होता। किताब में जिन बुजुर्गों से बात की गई, उनमें से किसी की इकिगाई कोई करोड़ों की कंपनी बनाना नहीं थी। एक की इकिगाई थी मछली पकड़ना, एक की इकिगाई थी हर सुबह मंदिर जाकर घंटी बजाना, एक की इकिगाई थी अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाना। तो अगली बार जब आप सोचें कि आपकी इकिगाई कोई बड़ी चीज होनी चाहिए, वहीं रुकिए, क्योंकि यही सोच आपको और उलझा देगी। इकिगाई का साइज मायने नहीं रखता, उसकी सच्चाई मायने रखती है। अब अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इन 4 सर्कल्स को अप्लाई करना चाहें, तो इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए आपको स्केचिंग पसंद है और आप उसमें अच्छे भी हैं। ये हुए पहले 2 सर्कल्स। अब सवाल यह है, क्या इसकी दुनिया को जरूरत है? आज के डिजिटल दौर में कंटेंट क्रिएशन, ब्रांडिंग, यहां तक कि एजुकेशन में भी विजुअल स्टोरी टेलिंग की भारी डिमांड है। और चौथा सर्कल, क्या इसके पैसे मिल सकते हैं? फ्रीलांसिंग, डिजाइन जॉब्स, कंटेंट क्रिएशन, इन सब रास्तों से बिल्कुल मिल सकते हैं। जब ये चारों जुड़ते हैं, तभी वो सिर्फ एक शौक नहीं रहता, वो आपकी इकिगाई बनने लगता है। हो सकता है आपकी लाइन स्केचिंग ना हो सकता है वो कुकिंग हो, टीचिंग हो, कोडिंग हो, म्यूजिक हो, लेकिन फ्रेमवर्क वही रहेगा। लेकिन रुकिए, क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ इस किताब की सतह है। अभी आगे एक ऐसा हिस्सा आने वाला है जो बताएगा कि आखिर अर्जुन की जिंदगी में वो कौन सी एक रात थी जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन उससे पहले जरा हमारी असली प्रॉब्लम को गहराई से समझ लेते हैं। हम इंडियन यंगस्टर्स 18 से 30 साल की उम्र में एक अजीब सी रेस में फंसे हुए हैं। स्कूल में नंबर लाने का प्रेशर, फिर सही ब्रांच चुनने का प्रेशर, फिर प्लेसमेंट की रेस, फिर शादी का टाइमर, फिर घर, गाड़ी, ईएमआई का बोझ। और इस पूरी रेस में हम कभी रुककर खुद से नहीं पूछते, क्या मैं वाकई खुश हूं? और जब हम रुकते नहीं, जब हम सिर्फ भागते रहते हैं, तो धीरे धीरे एक चीज हमारे अंदर पनपने लगती है, एंग्जाइटी, हल्की हल्की बेचैनी जो रात को सोने नहीं देती। एक डर कि कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया। एक लगातार तुलना, इंस्टाग्राम पर किसी और की फॉरेन ट्रिप देखकर, किसी और की सैलरी सुनकर, किसी और की परफेक्ट शादी की फोटोज देखकर। सच बताऊं, ये सिर्फ आपकी या मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी जनरेशन की प्रॉब्लम है। हेल्थ रिपोर्ट्स लगातार बताती हैं कि यंग एडल्ट्स में एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल तेजी से बढ़ रहा है, और इंडिया इसमें पीछे नहीं है। अर्जुन भी इसी दलदल में था, ऊपर से चमकता हुआ, अंदर से थका हुआ। सोचिए, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में सक्सेस का मतलब साफ था, एक स्टेबल जॉब, एक घर, एक फैमिली। लेकिन हमारी जनरेशन के पास तो सक्सेस की कोई फिक्स डेफिनेशन ही नहीं बची। एक तरफ कोई कह रहा है स्टार्टअप खड़ा करो, दूसरी तरफ कोई कह रहा है सरकारी नौकरी सबसे सेफ है, तीसरी तरफ सोशल मीडिया पर कोई विदेश सेटल होने की सलाह दे रहा है। इतने सारे रास्ते, इतनी सारी आवाजें कि हम खुद की आवाज सुनना ही भूल गए हैं। और यही कंफ्यूजन, यही शोर धीरे धीरे हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी खा जाता है। अर्जुन के घर से हर इतवार एक ही कॉल आती, बेटा शादी के बारे में भी सोचना शुरू कर दो, उम्र निकल रही है। और हर बार वो हंसकर टाल देता, लेकिन अंदर ही अंदर वो सवाल उसके सीने में एक और गांठ बांध देता। ऑफिस में उसका मैनेजर उसे हाई परफॉर्मर कहता, लेकिन उसी हफ्ते अर्जुन ने 3 बार बिना वजह अपने दोस्तों पर चिल्लाया था, और खुद को समझ नहीं आ रहा था कि उससे गुस्सा किस बात का आ रहा है। एक रात बुरी तरह थका हुआ अर्जुन ने बिना सोचे समझे गूगल पर टाइप किया, मुझे कुछ भी अच्छा क्यों नहीं लगता। और वहीं से एक आर्टिकल से होते हुए वो इस किताब तक पहुंचा। लेकिन उसने जो पहला पेज पढ़ा, उसने उसे इतना हिला दिया कि उसने पूरी रात जागकर बाकी किताब खत्म कर दी। आखिर उस पहले पेज पर ऐसा क्या लिखा था? इसका जवाब हमें थोड़ी देर में मिलेगा, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अगर आपकी इकिगाई सिर्फ फोन चलाना और रील्स देखना होती, तो क्या वो ओकिनावा वाले बुजुर्ग 100 साल तक जीते? शायद जीते, लेकिन बहुत बोर होकर, और शायद अपनी बैटरी हर 2 घंटे में चार्ज करते हुए। चलिए अब मजाक छोड़ो और असली बात पर लौटते हैं।
किताब में एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मोआई। ये एक ट्रेडिशन है ओकिनावा की, जहां बचपन से ही कुछ लोगों का एक छोटा ग्रुप बना दिया जाता है जो पूरी जिंदगी एक दूसरे का साथ देते हैं, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरह से। सोचिए, अगर आपके पास भी ऐसा एक ग्रुप हो जो सिर्फ आपके अच्छे दिनों में नहीं बल्कि आपके सबसे बुरे दिनों में भी आपके साथ खड़ा रहे, तो कितना फर्क पड़ेगा। अर्जुन के पास भी कभी एक ऐसा ग्रुप था, कॉलेज के 3 दोस्त जिनके साथ वो घंटों बिना वजह बातें कर सकता था। लेकिन जॉब लगने के बाद धीरे धीरे वो कॉल्स कम होती गईं, वो मीटअप्स कैंसिल होते गए, और एक दिन उसे एहसास हुआ कि पिछले 6 महीने से उसने किसी दोस्त से दिल की बात नहीं की। उसके पास 1000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स थे, लेकिन एक भी ऐसा इंसान नहीं जिसे वो रात के 2 बजे कॉल कर सके। यही हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। हम कनेक्टेड तो हैं, लेकिन अकेले हैं। तो पहला बड़ा लेसन इस किताब से यही है, अपने चारों तरफ एक सच्चा, सपोर्टिव कम्युनिटी बनाइए। ये आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी की सबसे मजबूत नींव है। अब बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की, जो शायद आपको हैरान कर दे। इसका नाम है हारा हाचीबू। ये एक जापानी फिलॉसफी है जिसका मतलब है पेट 80% भरने पर खाना बंद कर दो। ये सिर्फ खाने की बात नहीं, ये एक बड़ी लाइफ फिलॉसफी है, यानी हर चीज में मॉडरेशन। जिंदगी में हर चीज को 100% एक्सट्रीम लेवल तक मत ले जाइए। चाहे वो काम हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग हो, 80% पर रुकना सीखिए। अर्जुन के साथ भी यही एक्सट्रीम पैटर्न था। वो या तो हफ्ते के 6 दिन 12-12 घंटे काम करता, या फिर वीकेंड पर पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता, स्क्रॉल करते हुए। बीच का कोई रास्ता ही नहीं था। और यही एक्सट्रीम बिहेवियर उसकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी की सबसे बड़ी जड़ थी। हो सकता है आपकी लाइफ में भी यही पैटर्न चल रहा हो। अब यहां थोड़ा रुकिए, क्योंकि अभी जो मैं आपको बताने वाली हूं वो शायद इस पूरी किताब का सबसे पावरफुल हिस्सा है। वो हिस्सा जिसने अर्जुन की सोच को जड़ से हिला दिया। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हो तब आप सबसे पहले क्या करते हो? ज्यादातर लोग फोन उठाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, और स्ट्रेस कम होने की बजाय और बढ़ जाता है। लेकिन ओकिनावा के बुजुर्ग स्ट्रेस होने पर क्या करते हैं? बाहर जाते हैं, नेचर के पास जाते हैं, धूप में बैठते हैं, मिट्टी को हाथ लगाते हैं। किताब में इसे कहा गया है शिनरिन योकू, यानी फॉरेस्ट बाथिंग, जानबूझकर नेचर के साथ वक्त बिताना। अब मुझे पता है आप सोच रहे होंगे, मैं दिल्ली या मुंबई में रहता हूं, यहां फॉरेस्ट कहां से लाऊं? फेयर पॉइंट। लेकिन इसका मतलब घना जंगल नहीं, इसका मतलब है कुछ देर के लिए फोन से डिस्कनेक्ट होकर असली दुनिया से कनेक्ट होना। पास के किसी पार्क में 10 मिनट बैठना, बालकनी में सुबह की चाय के साथ आसमान देखना, यह सब भी उतना ही पावरफुल है। अर्जुन ने भी यही किया। उसने उस रात किताब पढ़ते हुए एक चीज लिखी, कल सुबह मैं फोन उठाने से पहले 5 मिनट बालकनी में बैठूंगा। छोटी सी बात लगती है ना, लेकिन यही वो पहला कदम था जिसने आगे चलकर उसकी पूरी सुबह, फिर पूरा दिन, फिर पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन उस 5 मिनट में बालकनी में बैठे बैठे अर्जुन को जो एहसास हुआ वो इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और उस तक पहुंचने से पहले हमें किताब के उन 10 प्रिंसिपल्स को समझना होगा जिन्होंने अर्जुन को रास्ता दिखाया। पहला प्रिंसिपल है, हमेशा एक्टिव रहिए, कभी रिटायर मत होइए। इसका मतलब जॉब से रिटायरमेंट नहीं, इसका मतलब है अपनी जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ मीनिंगफुल करते रहिए, चाहे वो कोई हॉबी हो, कोई स्किल हो, कोई पैशन प्रोजेक्ट हो। ओकिनावा के बुजुर्ग 90 साल की उम्र में भी अपने बगीचे में सब्जियां उगाते हैं, अपने हाथों से चीजें बनाते हैं। उनके पास रिटायरमेंट शब्द के लिए कोई जगह ही नहीं है। दूसरा प्रिंसिपल है, धीरे चलिए, जल्दबाजी मत कीजिए। हमारी जनरेशन को हर चीज इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट रिजल्ट्स, इंस्टेंट रिकॉग्निशन। लेकिन असली ग्रोथ धीमी होती है, और यही धीमी ग्रोथ सबसे स्टेबल भी होती है। अर्जुन को भी यही समझ आया कि उसकी परेशानी की एक वजह यह भी थी कि वो 25 की उम्र में ही वो सब कुछ पा लेना चाहता था।
जो उसके पेरेंट्स ने 50 की उम्र में पाया था। तीसरा प्रिंसिपल है हारा हाचीबू, जो हमने अभी बात की, हर चीज में मॉडरेशन। चौथा प्रिंसिपल है अच्छे दोस्तों से घिरे रहिए। वो मोआई वाली बात, अपने आसपास एक पॉजिटिव सपोर्टिव सर्कल बनाइए और उस सर्कल को समय दीजिए। अब यहां एक जरूरी बात ध्यान से सुनिए। आपने नोटिस किया, इनमें से एक भी प्रिंसिपल ये नहीं कहता बहुत पैसा कमाइए या बहुत बड़ा घर लीजिए या सबको इंप्रेस कीजिए। ये सारे प्रिंसिपल्स इनर पीस के बारे में हैं, बाहरी दिखावे के बारे में नहीं। और यही वो सबक है जो हम इंडियन यंगस्टर्स को सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है। हम बाहरी सक्सेस को इनर पीस समझने की गलती बार बार कर बैठते हैं। अर्जुन ने भी यही गलती की थी। और यहां एक आखिरी चेतावनी भी दे दूं। सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे इकिगाई कोट्स और इकिगाई डायग्राम मिलेंगे जो इसे एक परफेक्ट इंस्टेंट करियर फॉर्मूला की तरह बेचते हैं। बस ये 4 सर्कल भरो और कल से तुम्हारी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। लेकिन असली किताब और असली जापानी फिलॉसफी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कोई करियर हैक नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। तो अगली बार जब कोई आपको इसे सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी टूल की तरह बेचने की कोशिश करे, तो याद रखिएगा, असली इकिगाई की जड़ें कम्युनिटी में हैं, संतुलन में हैं और वर्तमान में जीने में हैं, ना कि सिर्फ एक परफेक्ट करियर चुनने में। अब वापस चलते हैं उस बालकनी में जहां अर्जुन 5 मिनट के लिए बैठा था। उन 5 मिनटों में उसने कुछ महसूस किया जो उसे सालों से महसूस नहीं हुआ था, सुकून। सिर्फ 5 मिनट, बिना फोन, बिना नोटिफिकेशन, बिना किसी की जिंदगी से खुद की तुलना किए। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसकी परेशानी की जड़ कोई बड़ी चीज नहीं थी। उसकी जड़ थी हर पल कहीं और होने की, कुछ और पाने की, कुछ और बनने की भागदौड़। जबकि असली सुकून हमेशा उसके अंदर, उसके आसपास ही मौजूद था। बस वो कभी रुका ही नहीं था उसे महसूस करने के लिए। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। उसने जॉब नहीं छोड़ी, उसने अचानक कोई स्टार्टअप शुरू नहीं किया, उसने रातों रात सोशल मीडिया डिलीट नहीं किया। उसने बस छोटे छोटे बदलाव किए। हफ्ते में एक बार अपने कॉलेज के दोस्तों को कॉल करना शुरू किया। रात को सोने से पहले फोन साइड में रखकर 3 चीजें लिखना शुरू की जिनके लिए वो शुक्रगुजार था। और हफ्ते में एक दिन बिना किसी प्लान के बस वही करना जो उसे अच्छा लगे, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो गिटार बजाना हो, चाहे वो बस बिना मतलब के किसी पार्क में टहलना हो। और 3 महीने बाद अर्जुन ने खुद नोटिस किया कि वो रात की वो जकड़न, वो अजीब सी बेचैनी अब पहले जितनी नहीं आती। पूरी तरह गायब तो नहीं हुई, क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो हमेशा रहेंगे, लेकिन अब उसके पास एक जवाब था। अपनी उस पुरानी पहचान से डरने की जगह अब वो हर सुबह एक वजह के साथ उठता था। तो चलिए अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जो मैंने वीडियो की शुरुआत में पूछा था। आपकी इकिगाई क्या है? शायद अभी भी आपके पास पूरा जवाब नहीं है, और वो बिल्कुल ठीक है। अर्जुन के पास भी उस रात कोई पूरा जवाब नहीं था, लेकिन अब आपके पास एक फ्रेमवर्क है, एक रास्ता है, एक तरीका है इसे ढूंढने का। और यही इस किताब का असली तोहफा है। ये आपको जवाब नहीं देती, ये आपको सही सवाल पूछना सिखाती है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में लाने के 5 आसान स्टेप्स समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है सेल्फ रिफ्लेक्शन। हफ्ते में एक बार बस 15 मिनट निकालिए, अकेले बैठिए, फोन साइलेंट पर रखिए और खुद से 4 सवाल पूछिए। मुझे क्या पसंद है? मैं किस में अच्छा हूं? दुनिया को मुझसे क्या चाहिए? और मुझे किस चीज के पैसे मिल सकते हैं? धीरे धीरे, हफ्तों में, महीनों में इन सवालों के जवाब साफ होने लगेंगे, ठीक जैसे अर्जुन के हुए। दूसरा स्टेप है छोटी शुरुआत कीजिए। आपको एक ही दिन में अपनी पूरी इकिगाई नहीं मिलेगी, शायद ये महीनों सालों का सफर हो। लेकिन आज से एक छोटा कदम उठाइए। अगर आपको लिखना पसंद है तो आज एक पैराग्राफ लिखिए। अगर आपको सिखाना पसंद है तो किसी को कुछ नया सिखाइए। छोटे छोटे एक्शंस बड़ी क्लैरिटी लाते हैं। तीसरा स्टेप है अपनी कम्युनिटी बनाइए। उन लोगों से थोड़ा दूर हटिए जो आपको नीचा दिखाते हैं, आपकी एनर्जी सोखते हैं, और उन लोगों के करीब जाइए जो आपको बेहतर बनाते हैं।
आपकी सुनते हैं। चौथा स्टेप है, अपनी दिनचर्या में मॉडरेशन लाइए। ना ज्यादा काम, ना ज्यादा आराम। एक बैलेंस्ड रूटीन बनाइए जिसमें काम भी हो, आराम भी हो और रिलेशनशिप्स के लिए भी वक्त हो। और पांचवां, सबसे जरूरी स्टेप, पेशेंस रखिए। इकिगाई कोई ओवरनाइट फॉर्मूला नहीं है। ये एक सफर है, एक प्रोसेस है। और सबसे बड़ी बात, इस सफर में उतार चढ़ाव आएंगे, दिन खराब भी जाएंगे, लेकिन वो ठीक है, क्योंकि परफेक्शन नहीं बल्कि रेजिलियंस ही असली स्टेबिलिटी है। अब सोचिए, अगर आज से आप इनमें से सिर्फ 2 चीजें भी अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू कर दें, हफ्ते में एक बार सेल्फ रिफ्लेक्शन और रोज रात को ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, तो 1 महीने बाद आपकी लाइफ कितनी अलग फील होगी। अर्जुन के लिए इसमें 3 महीने लगे, शायद आपके लिए कम लगे, शायद ज्यादा, लेकिन शुरुआत आज से हो सकती है। और एक आखिरी सच्चाई जो आपको सुननी जरूरी है, इस सफर में बुरे दिन जरूर आएंगे। अर्जुन के लिए भी हर दिन आसान नहीं था। 1 महीने बाद ही उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट डेडलाइन पर फेल हो गया और वो फिर से उसी पुरानी बेचैनी में डूबने लगा। 2 हफ्ते तक उसने न बालकनी में बैठना याद रखा, न दोस्तों को कॉल किया। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, इस बार उसे पता था कि रास्ता क्या है और वो वापस लौट आया। यही असली इमोशनल स्टेबिलिटी है, कभी ना गिरना नहीं, बल्कि हर बार गिरने के बाद ये जानना कि वापस कैसे खड़ा होना है। अगर आप भी कभी बीच रास्ते में रुक जाएं, भटक जाएं, तो खुद को दोष मत दीजिएगा। बस वापस उसी छोटे कदम पर लौट आइए जहां से आपने शुरुआत की थी।